नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आईआर जीके क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। साथियों, जो पशु परिचय भर्ती है पार्ट बी है पशुपालन, उससे रिलेटेड एमसीक्यू सीरीज प्रारंभ करके रखी है और एमसीक्यू सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं। और आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो दूध उत्पादन और डेयरी से रिलेटेड जो प्रश्न बन पाते थे उनको लेकर आए हैं। तो साथियों, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अधिक से अधिक आप लोग शेयर भी करें। और साथ साथ में शॉर्ट वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे शॉर्ट वीडियो भी अपलोड किए जिसमें कई सारे पशु परिचय वृद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे हैं, कई सारे क्वेश्चन भी करवाए हैं। भेड़ों की नस्लें हैं, गाय की नस्लें, जो टीकाकरण है, वंध्याकरण विधि है, बहुत सारे शॉर्ट वीडियो भी आपको मिल जाएंगे। तो एक बार उन शॉर्ट वीडियो को भी जरूर देखिए, आप तैयारी बेहतर हो पाएगी। और साथ में जो एमसीक्यू सीरीज है उसको भी अपन चालू प्रारंभ ही है, वो चल रही है अपनी। तो साथियों, आज का जो अपना टॉपिक है वो दूध उत्पादन है और उससे संबंधित जो डेयरी है, कितना प्रति पशु दूध उत्पादन है, या फिर कि राजस्थान में कितना दूध उत्पादन होता है, भारत में क्या स्थान है, वो सारे के सारे प्रश्न अपन करेंगे। एक बार आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आज का साथियों अपना पहला प्रश्न है, जो अपना पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। तो जो अपना पहला प्रश्न रहेगा वो है, विश्व मिल्क दिवस किस दिन मनाया जाता है। या अपना ये जो पहला प्रश्न है उसको देखते हैं कि विश्व मिल्क दिवस किस दिन मनाते हैं। तो हमें ये देखना है। तो ये पूछा गया हमें 26 नवंबर, 1 जून, 15 अगस्त या 24 मार्च को। तो साथियों, विश्व मिल्क दिवस होता है वो 1 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 जून को। तो अपना ऑप्शन रहेगा वो बी सही रहेगा कि विश्व मिल्क दिवस कब मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है 1 जून को मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व मिल्क दिवस, विश्व दूध दिवस मनाया जाता है। तो वो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी अपना सही आंसर रहेगा। आज का अपना जो दूसरा प्रश्न है, भारत का कितने प्रतिशत दूध उत्पादन राजस्थान में होता है। यानी राजस्थान जो दूध उत्पादन है कितना परसेंटेज वो भारत में रखता है। तो 15.4 रखता है, यानी 15.04 रखता है, या 4.15, या 32.06, 18.34 रखता है। तो भारत का कितने प्रतिशत दूध उत्पादन राजस्थान में होता है, राजस्थान कितना दूध उत्पादन करता है। तो ऑप्शन ए रहेगा अपने सामने, ये रहेगा 15.4, है ना, 15.04%। ये दूध उत्पादन है ना, ये जो इतना दूध उत्पादन, ये दूध उत्पादन है किसका? ये राजस्थान का दूध उत्पादन है। हम कह सकते हैं ये जो दूध उत्पादन है, दूध उत्पादन, इतना दूध उत्पादन है वो राजस्थान करता है और इतनी हिस्सेदारी वो भारत में अपनी रखता है। ये दूध उत्पादन हो जाएगा राजस्थान का। तो भारत का कितने प्रतिशत दूध उत्पादन राजस्थान में होता है, राजस्थान कितना दूध उत्पादन करता है? तो 15.04%। और इसी के साथ में राजस्थान होता है वो दूसरे स्थान पे आता है। कौन से स्थान पे आता है? दूसरे स्थान पर राजस्थान आ जाता है। तो ये आपका दूसरे स्थान हमें याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारा। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, राजस्थान में प्रति व्यक्ति पूछा गया है कि राजस्थान में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, ये पूछा गया पर डे, प्रतिदिन दूध उपलब्धता कितनी है। 2021-22 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार अगर बात की जाए तो 1075 ग्राम, 1245 ग्राम, 1150 ग्राम, ठीक है, या 1342 ग्राम। तो ये पूछा गया कि राजस्थान में, एक तो पूछा गया प्रति व्यक्ति और प्रतिदिन दूध उत्पादन पूछा गया 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी रहेगा 1150 ग्राम पर पर्सन हो जाएगा, ये प्रति व्यक्ति है ना, ये है 1150। तो ये हमें याद रखना है, ये डाटा याद रखना है 1150 हमें। तो राजस्थान में प्रति व्यक्ति पर डे कितना दूध उपलब्ध होना चाहिए या उपलब्ध हो रहा है, उपलब्धता कितनी है, तो याद रखना है 1150। नेक्स्ट है, भारत में, ये पूछा गया भारत में बात कर रहे हैं, तो भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, वही प्रश्न, वहां राजस्थान था यहाँ भारत है। तो भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता कितनी है? तो 342 है, 245 है, 654 है, या 444 है। तो पर डे के हिसाब से, या डे लिखा हो पर डे पूछा गया है, तो ऑप्शन रहेगा अपना डी रहेगा। कौन सा रहेगा? डी। तो ये रहता है 444। कितना रहता है? 444। तो ये रहता है जो मिल्क रहता है पर डे के हिसाब से है, प्रतिदिन है ना, ये है अपना प्रतिदिन, हमें याद रखना है। ये जो मिल्क हमें मिल रहा है
उपलब्धता पूछी गई है तो ये प्रतिदिन, प्रति पर्सन के हिसाब से, प्रतिदिन, प्रति व्यक्ति के हिसाब से पूछा गया है, ये प्रति व्यक्ति पूछा गया है और 2021-22 के आंकड़े हैं ये। तो ये प्रश्न ध्यान रखना, राजस्थान में तो 1150 है और भारत में कितना है, तो देखो ये तो भारत हो जाएगा और राजस्थान में 1150, ये दोनों आंकड़े हमें याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करें, पूछा गया है कि राजस्थान का प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में कौन सा स्थान है, ये पूछा गया दूध उपलब्धता में कौन सा स्थान है। राजस्थान का प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता में कौन सा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो साथियों द्वितीय स्थान है, प्रथम स्थान है वो पंजाब का है। किसका है, प्रथम स्थान पंजाब का है, तो राजस्थान दूसरे स्थान पे आता है। तो बात करें प्रथम स्थान पे कौन है, यह दूध उपलब्धता में पूछा गया है। दूध उपलब्धता में प्रथम स्थान पे पंजाब आता है। कौन आता है, पंजाब। और बात करें दूध उपलब्धता में जो दूसरा स्थान है वो राजस्थान का आता है। और साथियों बता दें कि दूध उत्पादन में भी राजस्थान है और उपलब्धता में भी राजस्थान है दूसरे नंबर पे। दूध उत्पादन में भी दूसरे स्थान पर है, दूध उत्पादन और उपलब्धता दोनों के मामले में राजस्थान दूसरे नंबर पे आता है। लेकिन उपलब्धता के मामले की बात करें तो वो कौन आ जाता है, पंजाब आ जाता है। जबकि उत्पादन पूछा जाए आपसे, दूध उत्पादन, अगर ये पूछ ले कि दूध उत्पादन में प्रथम, दूध उत्पादन में अगर प्रथम पूछ लिया जाए तो यूपी उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। वहीं सेकंड नंबर पे राजस्थान, उपलब्धता में प्रथम पंजाब है और नेक्स्ट राजस्थान रहेगा सेकंड नंबर पे। इसके बाद बात करें इंडियन काउंसिल मिल्क रिपोर्ट है, इसका पूरा नाम है इंडियन काउंसिल। बात करें तो इसको कहा जाता है इंडियन काउंसिल, इंडियन काउंसिल मिल्क रिपोर्ट, मिल्क रिपोर्ट। तो साथियों इंडियन काउंसिल मिल्क रिपोर्ट के अनुसार एक व्यक्ति को प्रतिदिन दूध पीना चाहिए। कितना पीना चाहिए, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 280 ग्राम या 400 ग्राम। तो बात करें 280 ग्राम पीना चाहिए साथियों। कितना, 280 ग्राम, ये एवरेज माना गया है, ठीक है। कई लोग कम पीते हैं, कई ज़्यादा पीते हैं, कई 1-1 किलो, कई आधा किलो भी पी लेते हैं। लीटर की बात करें, ये एवरेज दिया गया है हमें कि इंडियन काउंसिल मिल्क रिपोर्ट है, इंडियन काउंसिल मिल्क रिपोर्ट जिसको शॉर्ट में कहते हैं इंडियन काउंसिल मिल्क रिपोर्ट के अकॉर्डिंग प्रति व्यक्ति को पर डे कितना दूध पीना चाहिए, तो ये है 280 ग्राम। कितना पीना चाहिए, 280 ग्राम पीना चाहिए। साथियों 7 प्रश्न हो चुके हैं अपने। एक बार आप वीडियो को शेयर कर दें अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, ठीक है। बेहतर कंटेंट लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए, तो वीडियो को आप शेयर जरूर करें एक बार। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन भी ऑन करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जरूर मिले। फिर नंबर 8वां प्रश्न है साथियों, देख लेते हैं कि भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस राज्य में होता है, किस से होता है। हम ये पूछा गया किससे होता है, गाय से, भैंस से, बकरी से या एक्सोटिक काऊ से, ठीक है। ये पूछा गया गाय, भैंस, बकरी या एक्सोटिक काऊ। हमें देखना है एक्चुअल में कि भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है वो किस पशु से होता है, वो होता है भैंस से। किससे होता है साथियों, भैंस से होगा। ऑप्शन बी हमारा सही रहेगा कि भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस पशु से होता है, तो वो पशु है भैंस से सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है साथियों। प्रश्न नंबर 9 है अपने सामने, पशु उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है। अगर पशुओं का जो पशु उत्पादन होते हैं उनमें अगर बढ़ावा है करना है, उसको बढ़ावा देना है, तो क्या करना चाहिए। पशु विकास कार्यक्रम बिल्कुल सही है। भारत सरकार के द्वारा कई प्रकार की समय समय पे योजनाएं लाई जा रही हैं। पशु विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, राज्य स्तर पे, नेशनल स्तर पे, पंचायत स्तर पे, अलग अलग स्तर पे कार्यक्रम चलते हैं। नस्ल सुधार ये भी बहुत जरूर है, क्योंकि दूध को बढ़ावा देना है, मांस को बढ़ावा देना है, या फिर जो इनके पशुओं की संख्या उनको बढ़ावा देना, उस हिसाब से नस्लों को भी बनाया जाता है, नस्लों को तैयार किया जाता है। पशु संकरण के माध्यम से बात करें, ठीक है, पशुओं का आपस में संकरण करवा के नई प्रजाति बना के भी कर सकते हैं, उपरोक्त सभी। तो साथियों पशु उत्पादन में वृद्धि करने के लिए पशु विकास कार्यक्रम भी जरूरी होते हैं, नस्ल सुधार भी जरूरी होता है, और पशु संकरण के द्वारा नई पीढ़ी लाना, नए पशुओं का जन्म करना, उनको बनाना, हाइब्रिड प्रजाति को, वो भी जरूरी है।
तो ऑप्शन नंबर जो डी रहेगा अपना, जो 9 प्रश्न है उसका, कि पशु उत्पादन में वृद्धि के लिए पशु विकास कार्यक्रम, नस्ल सुधार, पशु संकरण, उपरोक्त सभी रहेगा। ऑप्शन डी रहेगा अपना सही आंसर। फिर है बकरी का पशु उत्पादन में योगदान कितना है। जो बकरियां होती हैं, तो जो पशु उत्पादन होता है उनमें टोटल योगदान कितना है, तो ये आंकड़े पूछे गए हैं 2021 के अनुसार ही पूछा गया है। तो 1% 0.91 के समथिंग, 10% के समथिंग, 9 और ये हो गया 2। तो एक्चुअली बात करें, ये पूछा गया है यानी 1.92%, ठीक है। इसका है 10.35% और फिर पूछा गया है 9.82% और फिर हमें डी ऑप्शन है 2.93%। तो साथियों हमें इसमें बताना है कि बकरी का जो पशु उत्पादन है कुल उसमें योगदान कितना है। तो इसका योगदान रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा हमारे सामने, ये वाला ऑप्शन रहेगा 2.93%, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक है। ये हमें याद रखना है 2.93%, ये हमारा सही आंसर रहेगा। इंडो डेनिस प्रोजेक्ट किस राज्य में चलाया जा रहा है। इंडो डेनिस प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में, राजस्थान में या कर्नाटक में। तो इंडो डेनिस जो प्रोजेक्ट है काफ़ी चर्चित जब चला था, तो इंडो डेनिस प्रोजेक्ट है ये चलाया गया था कर्नाटक में, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पशुओं के विकास से संबंधित ही प्रोजेक्ट है। तो इंडो डेनिस जो प्रोजेक्ट है, नाम याद रखना, इंडो डेनिस प्रोजेक्ट, ये चलाया गया था कर्नाटक राज्य में साथियों। ऑप्शन नंबर डी रहेगा आपका कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य था? कर्नाटक राज्य में चलाया गया था इंडो डेनिस प्रोजेक्ट परियोजना या इंडो डेनिस प्रोजेक्ट। हिमाचल प्रदेश तथा अल्मोड़ा यूपी, ठीक है, ये याद रखना, हिमाचल, अल्मोड़ा, यूपी में कौन सी योजना चलाई जा रही है। तो इंडो डेनिस तो ये आपको अभी पढ़ाया, ठीक है, ये हमने पढ़ा कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में। इंडो स्विस, इंडो जर्मन, इंडो रोज प्रोजेक्ट। तो यानी कहने का मतलब है जो इंडियन नस्ल है, भारतीय देसी नस्ल है, वो जो डेनिस है, स्विस है, जर्मन रोज, उनकी नस्लों का क्या कर रहे थे, आपस में संकरण के द्वारा जो पशुओं का विकास थे, नस्लों के सुधार, इस टाइप के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे थे। तो हिमाचल, अल्मोड़ा, यूपी वाले इलाकों में था वो कौन सा प्रोजेक्ट? तो इंडो डेनिस वाला प्रोजेक्ट तो कहाँ चलाया जा रहा था साथियों? इंडो डेनिस वाला प्रोजेक्ट तो कर्नाटक में चलाया जा रहा था, ठीक है। इसके बाद बात करें हिमाचल, अल्मोड़ा में कौन सा था? तो इंडो जर्मन वाला था, ठीक है। इंडो यानी अपने भारतीय और जर्मन यानी विदेशी नस्ल जर्मनी की। तो ये ऑप्शन नंबर सी रहेगा। तो ये था आपका हिमाचल, अल्मोड़ा, यूपी वाले हिस्से में था इंडो भारतीय जर्मन यानी जर्मन वाला जो देश है वहां की। तो इंडो जर्मन प्रोजेक्ट चलाया जा रहा था, तो ये होगा इंडो जर्मन प्रोजेक्ट हिमाचल, अल्मोड़ा। और इंडो डेनिस प्रोजेक्ट है तो कर्नाटक हमें याद रखना। कौन सा याद रखना है? कर्नाटक। फिर बात करें 13वां नंबर प्रश्न अपने सामने, इंडो जर्मन प्रोजेक्ट में गर्भाधान करवाया जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो इंडो यानी भारतीय नस्ल है, जर्मन यानी जर्मनी की जो नस्ल है, उनका जो गर्भाधान है आपस में कृत्रिम गर्भाधान कह सकते हैं अपन। क्या कह सकते हैं इसको? कृत्रिम गर्भाधान करवाया जा रहा है। कृत्रिम गर्भाधान करवाया जा रहा है, संकरित नस्लें बनाई जा रही हैं। एक्चुअल में बात करें तो संकरित नस्लें बनाई जा रही थी। तो उनमें अगर बात करें तो हाईलैंड स्थानीय नस्ल का, ब्राउन स्विस और स्थानीय नस्ल का, ब्राउन स्विस व साहिवाल नस्ल का। तो हमें याद रखना है, एक तो हॉलैंड का था, ठीक है, एक तो ये था, एक तो ये नस्ल और अपने भारतीय स्थानीय नस्ल यानी देसी नस्ल, ठीक है। हमें याद रखना है एक तो देसी नस्ल यानी भारतीय नस्ल और एक था स्वाउस ब्रेन। तो एक दो ये याद रखनी है हमें, ठीक है। हॉलैंड के कह सकते हैं एकदम, हॉलैंड के थे ये, इसको अपन हॉलैंड लिख लेते हैं। एक तो था ये हॉलैंड, तो हॉलैंड की जो नस्ल थी वो, ठीक है, और एक भारतीय देसी नस्ल थी, स्थानीय नस्ल, और दूसरी थी ब्राउन स्विस या साउथ, जो ब्राउन स्विस थी वो, और थी स्थानीय नस्ल यानी देसी नस्ल। तो देसी नस्ल। तो इंडो जर्मन प्रोजेक्ट में गर्भाधान किसका करवाया था? तो ए और बी रहेगा, ए और बी, तो ऑप्शन रहेगा अपना डी रहेगा, है ना। ये डी वाला ऑप्शन रहेगा, ए और डी वाला। हॉलैंड और स्थानीय, जो हॉलैंड नस्ल की जो गाय थी वो, ठीक है, या हाईलैंड या हॉलैंड कहते हैं वो, और स्थानीय नस्ल या भारतीय नस्ल, ब्राउन स्विस और स्थानीय नस्ल। तो दो याद रखनी है, स्थानीय वाला तो कॉमन हो जाएगा,
ठीक है, और स्वाउसब्रेन और हॉलैंड, ये हमें याद रखना है कि इंडो जर्मन प्रोजेक्ट में इन दो गायों का आपस में संकरण करवाया जा रहा था, देसी नस्ल और हॉलैंड का, और स्विस ब्राउन और स्थानीय नस्ल का। तो ये कृत्रिम गर्भाधान के द्वारा संकरित नस्लें बनाई जा रही थी, हाइब्रिड नस्लें बनाई जा रही थी। फिर बात करें 14वां प्रश्न है। 14वां प्रश्न है साथियों कि सभी राज्यों में आवारा पशुओं को गौशाला में रखने के लिए कौन सी योजना चलाई, सभी राज्यों के आवारा पशुओं को। तो की विलेय योजना, गौशाला, चारा विकास योजना, की विलेज स्कीम्स और राष्ट्रीय चारा विकास योजना। तो इसके लिए जो चलाई गई थी वो बी था अपना, कि गौशाला एवं चारा विकास योजना को चालू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी रहेगा कि सभी राज्यों में जो आवारा पशु हैं उनको ले जाके गौशाला में रखना, उनके चारे की, उनके रहने की, खाने पीने की, चारे की व्यवस्था करना। स्कीम चलाई गई थी, यानी योजना चलाई गई थी, उसका नाम है गौशाला एवं चारा विकास योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है, गौशाला एवं चारा विकास योजना चालू की गई थी सभी राज्यों के आवारा पशुओं को एक सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए, गौशाला बनाने के लिए। फिर है की विलेज योजना। ठीक है, ये है आपका की विलेज स्कीम, है ना, KVS बोलते हैं। की विलेज जो स्कीम है की स्थापना कब की गई थी, 1932 में, 1942 में, 1952 में या 1936 में। तो जो की विलेज है, ठीक है, की विलेज जो स्कीम चल रही थी वो कब प्रारंभ की गई थी या कब स्टार्ट की गई थी, कब स्थापित की गई थी। तो 1932, 42, 52 और 62 पूछा गया है, तो ये 1952 में की गई थी। कब की गई थी, 1952 में की गई थी। ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा साथियों कि विलेज स्कीम्स कब स्टार्ट हुई थी, 1952 में इसका स्थापना या इसका प्रारंभ किया गया था साथियों। सहकारी डेयरियों की स्थापना किस स्तर पर की गई थी, महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा, इस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है आपके कि सहकारी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हो कि सहकारी डेयरियों की स्थापना किस स्तर पर की गई, पंचायत स्तर पर, जिला स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर या राज्य स्तर पर। तो सहकारी डेयरियों की जो स्थापना हुई थी साथियों वो राज्य स्तर पर की गई थी। किस स्तर पर की गई थी, तो राज्य स्तर पर की गई थी। तो डी अपना सही रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा, राज्य स्तर पर की गई थी। तो जो सहकारी डेयरिया थी उनकी जो स्थापना हुई थी स्टार्टिंग में वो राज्य स्तर पर प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय पशु कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया था, ये कार्यक्रम देख लो, कार्यक्रम है राष्ट्रीय पशु कार्यक्रम। पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय पशु कार्यक्रम था वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में, 10वीं पंचवर्षीय योजना में या फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना, 13वीं पंचवर्षीय योजना। तो जो राष्ट्रीय पशु कार्यक्रम था वो आपका प्रारंभ किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। किसके अंतर्गत, 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत प्रारंभ किया गया था। नहीं सॉरी, ये नहीं, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना में था साथियों, सी ऑप्शन रहेगा, 11वीं नहीं था 12वीं था, है ना। तो राष्ट्रीय जो पशु, ये पूछा गया हमसे कि राष्ट्रीय पशु कार्यक्रम, राष्ट्रीय जो पशु कार्यक्रम है वो किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। राष्ट्रीय पशु कार्यक्रम है वो 12वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा साथियों। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 17 है, 2021-22 के अनुसार राजस्थान में कुल कितना मिलियन दूध उत्पादन होता है। तो पुराना सालाना आंकड़ा निकाला जाता है, तो 21-22 के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार अगर देखा जाए तो ये रहेगा अपने सामने। हमें पूछा गया है कि ये पूछा गया है कि लगभग 221.1 मिलियन है, 26.33 मिलियन है, 33.26 मिलियन है या 43.26 मिलियन है। तो 2021-22 के राजस्थान में कुल जो दूध उत्पादन होता है वो रहेगा 221.1 मिलियन रहेगा। तो ऑप्शन ए रहेगा अपने साथियों, ऑप्शन ए इसका सही आंसर रहेगा। फिर है भारत का कितना प्रतिशत दूध उत्पादन राजस्थान में होता है, ये प्रश्न रिपीट हो गया साथियों, हमने पढ़ लिया था, ये है 15.04, ठीक है, 15% रहता है, ये हमने पहला पढ़ लिया था। और दूसरे स्थान पर आता है राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न रहेगा साथियों, इंपोर्टेंट प्रश्न माने इसको, इस टाइप के प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी है।
उरमुल डेयरी, वरमुल डेयरी, पथमेड़ा या पद्मा डेयरी। तो राजस्थान की जो सबसे पुरानी डेयरी है वो है ऑप्शन नंबर डी, पद्मा डेयरी, जो कि अजमेर में है। कहाँ पे है? ये जो है अजमेर में है। पद्मा डेयरी है राजस्थान की सबसे जो पुरानी डेयरी है, वो पद्मा डेयरी है, अजमेर के अंदर है। कहाँ पे है साथियों? अजमेर में है। तो राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी हो जाएगी पद्मा डेयरी, जो कि अजमेर में है। ऑप्शन नंबर डी अपना सही आंसर रहेगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, गलत हो गया यहाँ पे, बोर्ड लिखना है हमें। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना पूछा गया है कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1960, 65, 70 या 75? तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की जो स्थापना की गई थी वो 1970 में की गई थी। कब की गई थी? 1970 में की गई थी। तो ऑप्शन नंबर रहेगा सी अपना सही ऑप्शन रहेगा। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1970 में। ऑपरेशन फ्लड को किस पंचवर्षीय योजना में इंपॉर्टेंट रहेगा? ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है कि ऑपरेशन फ्लड को किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया? दूसरी, तीसरी, पहली, चौथी, किस में स्टार्ट किया गया था? तीनों लाइन से लिख ली पंचवर्षीय योजनाएं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो ऑपरेशन जो फ्लड है यानी श्वेत क्रांति, अपन एक्चुअल में बात करें तो श्वेत क्रांति की बात चल रही है। श्वेत क्रांति जिसको अपन कहते हैं दूध क्रांति, ठीक है, श्वेत क्रांति या दूध क्रांति, दूध और दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो प्रारंभ की गई थी वो कौन सी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? तो ये था चौथी पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर डी रहेगा ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति या दूध क्रांति, दूध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रारंभ की गई थी। तो कहते हैं ये चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब की गई थी? 1977 में, 72 में, 75 में या 90 में? तो राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की जो स्थापना थी वो 1977 में की गई थी साथियों। ऑप्शन नंबर ए रहेगा अपने सामने 1977, ठीक है, कि राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1977 में की गई थी। फिर अपने सामने प्रश्न है राजस्थान की सबसे बड़ी दूध डेयरी कौन सी है? राजस्थान की सबसे बड़ी दूध डेयरी है वरमूल, पद्मा, रानीवाड़ा या मेट्रो डेयरी। तो साथियों अगर बात करें तो अभी मैंने आपको बताया ये जो पद्मा डेयरी है ये तो है अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में। और ये सबसे पुरानी है, ठीक है, ये सबसे पुरानी हो जाएगी, ये सबसे पुरानी हो जाएगी। रानीवाड़ा है वो सांचौर के अंतर्गत है। रानीवाड़ा कहाँ है? सांचौर में। और ये क्या है? सबसे बड़ी है, ये सबसे बड़ी है, पूरे राजस्थान में सबसे बड़ी है। और ये प्रथम मेट्रो है, प्रथम मेट्रो डेयरी। और ये प्रथम मेट्रो डेयरी है, ये कहाँ है? बस्सी जयपुर में है। कहाँ पे साथियों? बस्सी जयपुर में है। तो राजस्थान की सबसे बड़ी दूध डेयरी कौन सी? राजस्थान की सबसे बड़ी दूध डेयरी है वो रानीवाड़ा सांचौर के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा अपना सही, ठीक है। पद्मा अजमेर सबसे पुरानी है, तीनों की खासियत लिख ली है मैंने। रानीवाड़ा सांचौर में सबसे बड़ी दूध डेयरी है। मेट्रो डेयरी राजस्थान की प्रथम मेट्रो दूध डेयरी है वो है बस्सी जयपुर वाली, ये प्रथम मेट्रो दूध डेयरी थी वो की जयपुर में है साथियों। फिर आज का अपना 24वां प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम मेट्रो डेयरी कहाँ पर है? अभी मैंने बताया बिछवाल, बीकानेर, बस्सी, चित्तौड़, बस्सी, जयपुर, रानीवाड़ा, सांचौर, ठीक है। बिछवाल बीकानेर में तो प्रथम कैमल मिल्क है, प्रथम कैमल मिल्क डेयरी है साथियों, ठीक है। तो बिछवाल बीकानेर में तो प्रथम कैमल मिल्क डेयरी है। बस्सी चित्तौड़ में भी दूध डेयरी है। बस्सी जयपुर में तो प्रथम मेट्रो डेयरी है, प्रथम मेट्रो डेयरी है। और रानीवाड़ा सबसे बड़ी दूध डेयरी है। तो राजस्थान की प्रथम मेट्रो डेयरी कहाँ पर है? तो बस्सी जयपुर में है। ऑप्शन नंबर सी रहेगा साथियों, बस्सी जयपुर इसका सही। और आज का अपना जो अंतिम प्रश्न है साथियों वो है, राजस्थान की पहली कैमल मिल्क डेयरी कहाँ पर है? बिछवाल, बीकानेर, पोखरण, जैसलमेर में, बस्सी जयपुर में, बस्सी चित्तौड़ में। तो साथियों राजस्थान की जो पहली है और कैमल मिल्क डेयरी है वो है ऑप्शन नंबर ए हमारे सामने
बीछवाल बीकानेर में है। कहाँ पे है साथियों? ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। बीछवाल बीकानेर में राजस्थान की पहली कैमल मिल्क डेयरी है। तो इस प्रकार साथियों आज के हमने जो दूध था, दूध उत्पादन थे, उनसे रिलेटेड जो डेयरिया थी, उससे 25 जो एमसीक्यू थे, 25 जो टॉप प्रश्न बन पाते उन सभी को पढ़ा, कवर किया हमने। साथियों एक बार अपन वापस रिवाइज कर लेते हैं, तब तक आप एक बार इस सेशन को, इस वीडियो को सभी लोगों तक शेयर जरूर कर दें। और अभी तक आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों एक बार चैनल भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। आ जाते हैं अपनी पहली स्लाइड पे और पहले क्वेश्चन को, आपका भी रिवीजन हो जाएगा साथ साथ में। तो यहाँ देखें, क्वेश्चन याद रखना, विश्व मिल्क दिवस यानी विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों? 1 जून को मनाया जाता है। विश्व मिल्क दिवस मनाया जाता है, वो 1 जून को मनाया जाता है। फिर बात करें कि भारत का कितना प्रतिशत दूध उत्पादन है वो राजस्थान करता है, तो 15% लगभग अपन ने बात की थी, 15.04% की बात की थी। ठीक है, भारत का कितना प्रतिशत दूध उत्पादन राजस्थान में होता है, तो राजस्थान कितना दूध उत्पादन करता है, भारत में हिस्सेदारी कितनी है, तो ये रखता है लगभग 15.04%। इसके बाद दूध उत्पादन में सेकंड नंबर पे आता है राजस्थान। ठीक है, ये याद रखना है, दूध उत्पादन में सेकंड नंबर पे आ जाता है। राजस्थान में प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन उपलब्धता कितनी है, तो 1150 ग्राम आपको याद रखना है। कितना? 1150। वही भारत का पूछे तो 44444 ग्राम याद रखना है पर पर्सन के हिसाब से आप। तो ये भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उत्पादन, तो भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो दूध उत्पादन होता है वो कितना होता है? 444 याद रखना है, 444 ग्राम पर डे के हिसाब से पूछा जाता है। और ये था भारत और ये था राजस्थान। साथियों राजस्थान का प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन स्थान कौन सा स्थान? दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है साथियों? दूध उपलब्धता में, दूध उपलब्धता में कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का दूध उपलब्धता में दूसरा स्थान रहेगा। कौन सा रहेगा? दूसरा। और बात करें तो ये रहेगा अपना पंजाब। दूध उपलब्धता में प्रथम स्थान पे पंजाब है और राजस्थान है वो दूसरे स्थान पर है। इंडियन काउंसिल मिल्क रिपोर्ट के अनुसार एक स्वस्थ व्यक्ति को पर डे कितना दूध पीना चाहिए? 280 ग्राम पीना चाहिए साथियों। कितना? एक एवरेज आंकड़ा पूछा जाए 280 ग्राम, आपको याद रखना है कि इंडियन काउंसिल मिल्क रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति को पर डे को 280 ग्राम दूध पीना चाहिए। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन किस पशु के माध्यम से होता है? गाय, भैंस, बकरी, ऊंट किसके माध्यम से होता है? बात करें भैंसों के माध्यम से सर्वाधिक दूध उत्पादन होता है। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन किसके माध्यम से होता है साथियों? तो वो होता है भैंसों के माध्यम से। पशु उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या क्या करना चाहिए? आपको मैंने बताया था, पशु विकास कार्यक्रम चलाया जा सकता है। नस्ल सुधार है, पशुओं का संकरण करा, जैसे इंडो जर्मन, स्वाउस ब्रेन है, वो बहुत सारी जो स्कीम, जो प्रोजेक्ट चलाए गए थे विदेशी नस्लों और भारतीय नस्लों का संकरण करके नई प्रजाति बनाना, तो वो नस्ल सुधार में, पशु संकरण में आ जाता है। पशु विकास कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं, तो उपरोक्त सभी रहेगा इसका सही आंसर। बकरी का जो पशु उत्पादन है, ठीक है, उसमें कितना योगदान है? तो 2.93% रहेगा। कितना? 2.93% रहेगा। फिर है इंडो डेनिस प्रोजेक्ट किस राज्य में चलाया गया? इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। इंडो डेनिस प्रोजेक्ट था, चर्चा का विषय था, ये कर्नाटक राज्य में चलाया गया। कहाँ चलाया गया था? तो इंडो डेनिस स्थान और इंडो यानी अपने भारतीय इंडियन है, तो दोनों नस्लों का संकरण करवाए, नई प्रजाति बनाई, तो ये कर्नाटक राज्य में चलाया गया था साथियों। कहाँ पे चलाया गया था? कर्नाटक राज्य में चलाया है। हिमाचल अल्मोड़ा यूपी वाले इलाके में मैंने आपको बताया था, तो वो रहेगा इंडो जर्मन प्रोजेक्ट। कौन सा रहेगा साथियों? इंडो जर्मन प्रोजेक्ट है। जर्मन की जो नस्लें थी वो और अपने इंडियन जो नस्लें थी उनका संकरण करवाया गया, गर्भाधान करवाया गया, तो यहाँ पे इंडो जर्मन रहेगा। इंडो जर्मन प्रोजेक्ट में गर्भाधान करवाया गया था हॉलैंड स्थानीय और ब्राउन स्विस। ठीक है, स्वाउसब्रेन या ब्राउन स्विस जो नस्ल है और हॉलैंड की जो नस्ल है उनके और स्थानीय नस्लों के साथ में, तो ये दो याद रखने, ए और बी, हॉलैंड स्थानीय नस्ल का गर्भाधान करवाया, ब्राउन स्विस और स्थानीय नस्ल यानी भारतीय नस्ल, देसी नस्ल के साथ में संकरण करवाया, गर्भाधान करवाया। सभी राज्यों में आवारा जो पशु हैं उनको सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना, ठीक है, उनकी व्यवस्था करना, उनके चारे की व्यवस्था करना, किस स्कीम के तहत स्टार्ट किया था? तो गौशाला एवं चारा विकास योजना, गौशाला एवं चारा विकास योजना। फिर साथियों बात करें की विलेज योजना थी, की विलेज जो स्कीम थी वो कब प्रारंभ की गई थी? तो वो 1952 के अंदर प्रारंभ की गई थी साथियों। कब प्रारंभ की गई थी? 1952 में प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है
सहकारी डेयरियों की स्थापना इंपॉर्टेंट था। सहकारी डेयरियों की जो स्थापना थी साथियों, वो राज्य स्तर पर प्रारंभ की गई थी। ठीक है, स्थापना कहाँ पे की गई थी? राज्य स्तर पर प्रारंभ की गई थी। डी ऑप्शन रहेगा। राष्ट्रीय पशु कार्यक्रम, तो राष्ट्रीय जो पशु कार्यक्रम था किस पंचवर्षीय योजना में चालू किया गया था? ये 12वीं पंचवर्षीय योजना रहेगी। सी ऑप्शन रहेगा। फिर बात करें 2021-22 के जो आंकड़े थे, राजस्थान में जो मिल्क उत्पादन है वो पूछा गया कितने मिलियन है? 221.1 मिलियन के समथिंग है। नेक्स्ट है, भारत का कितने प्रतिशत दूध उत्पादन, ये हमने पढ़ लिया, 15.04% हो जाएगा। राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी, तो साथियों राजस्थान की सबसे जो पुरानी डेयरी है वो है पद्मा डेयरी, अजमेर में है। कहाँ है? राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी कौन सी? राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है वो पद्मा डेयरी, अजमेर है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1970 रहेगा। फिर बात करें हम ऑपरेशन फ्लड, जो दूध क्रांति है या श्वेत क्रांति मानते हैं अपन, ठीक है, जिसको अपन क्या कहते हैं? श्वेत क्रांति कहते हैं, जिसको अपन दूध क्रांति कहते हैं, को किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था, शुरू किया गया था? तो साथियों ये चौथी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया गया था। कौन सी? चौथी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट किया था। तो 21वां नंबर का जो प्रश्न है उसका ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। चौथी पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था। फिर है राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना 1977 में की गई थी। कब की गई थी? 1977 में की गई। राजस्थान की सबसे बड़ी दूध डेयरी कौन सी है? तो तीन यहाँ पे देखो, पद्मा डेयरी अजमेर में है, राजस्थान की सबसे पुरानी डेयरी है। रानीवाड़ा जो कि सांचौर में है, ये राजस्थान की सबसे बड़ी दूध डेयरी है। मेट्रो डेयरी है, तो राजस्थान की प्रथम मेट्रो डेयरी है वो जयपुर बस्सी के अंतर्गत है। तो तीनों के बारे में बता दें, राजस्थान की सबसे बड़ी दूध डेयरी पूछी है तो वो रहेगा रानीवाड़ा सांचौर के अंतर्गत। कहाँ रहेगा? रानीवाड़ा सांचौर के अंतर्गत रहेगा। राजस्थान की सबसे बड़ी दूध डेयरी मानी जाती है ये। फिर बात करें, नेक्स्ट है राजस्थान की प्रथम मेट्रो दूध डेयरी कहाँ है? तो ये भी हमने बात की, ये बस्सी जयपुर में है। ठीक है, बस्सी जयपुर में। और रानीवाड़ा सांचौर राजस्थान की सबसे बड़ी दूध डेयरी है। बस्सी जयपुर है वो प्रथम मेट्रो दूध डेयरी है। फिर बात करें तो ये हो जाएगा अपना बिचवाल, राजस्थान की प्रथम केमिकल मिल्क डेयरी है। राजस्थान की पहली कैमल मिल्क डेयरी कहाँ पर है? तो राजस्थान की पहली कैमल यानी दूध से जो ऊंट का दूध है ना, दूध किसकी? ऊंट की बात कर रहा है यहाँ पे, ऊंट दूध डेयरी, कैमल मिल्क डेयरी। तो ये कहाँ पर है साथियों? प्रथम पूछा गया है तो बिचवाल बीकानेर में। कहाँ पे है साथियों? बिचवाल बीकानेर में। तो साथियों इस प्रकार आज हमने जो डेयरी था उससे रिलेटेड 25 प्रश्नों को लेकर आए। एक बार पढ़ा, हमने वापस रिवीजन किया। अगर कंटेंट आपको बेहतर लगता है साथियों तो एक बार वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को शेयर भी जरूर करें आप लोग। तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।